हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। और आज की क्लास में हम लोग सभी प्रकार के संख्याओं के आपस के संबंधों के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं संख्या की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं जी, तो ये ऐसे संकेत होते हैं जो किसी विशेष मान को धारण करते हैं। मैंने एक और परिभाषा भी बताई थी संख्या से रिलेटेड कि गणितीय वस्तुएं हैं ये, जिनका उपयोग हम लोग मापने, नामकरण, गिनने आदि में करते हैं ना जी। तो संख्याएं यानी कि नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि संख्याएं जो होती हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -2/5, 4, -3, √5, √2, ये सभी क्या है, ये संख्याएं हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, संख्याएं हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम लोग किसी चीज को गिनने, किसी वस्तु को गिनने, मापने, उनके नामकरण आदि में करते हैं, इसलिए सभी क्या है, संख्याएं हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो संख्याएं कौन कौन सी होती है जी, तो हमने देखा था वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और दूसरा हमने देखा था काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिनका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं -2/5, 4, -3, √5, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते और जिनका कोई वास्तविक मान नहीं होता, जैसे √1, √2, √3, ये सभी क्या है, काल्पनिक संख्या। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि √1 का जो वैल्यू होता है वह एक ग्रीक संकेत आयोटा के इक्वल होता है, जिसे यूलर ने बताया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम लोग अपने चैप्टर जो नाम है वास्तविक संख्या, उसके बारे में देखते हैं। तो जो वास्तविक संख्या होती है ये भी दो प्रकार की होती है। मैंने बताया ना कि आज की क्लास में हम लोग सभी संख्याओं को एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे। तो वास्तविक संख्या भी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली होती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और दूसरी हो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की, तो हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और q ≠ 0 है, यहाँ p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, तो उनको परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2/3, 4/7, -1/3, ये 0, 5, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, p/q के रूप में नहीं सकते, जहां p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे हो जाएगा √2, √3, √5, √4 नहीं होगा क्योंकि उसका रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 हो जाएगा परिमेय संख्या। और भी हो सकता है आपका 2/√3, ऐसे ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते जहां p और q पूर्णांक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है भिन्न, जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा होता है पूर्णांक, पूर्णांक जिसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q जो हो हमेशा, वैसी परिमेय संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जहां q जो हो हमेशा जो हो q हमेशा नीचे हर में देखना होगा कि हमेशा 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या ही होनी चाहिए, यानी कि q ≠ 1 हो। 1 ≠ 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या का ही भाग है, तो 0 तो पहले भूल ही जाओ कि 0 डिनोमिनेटर में नहीं होगा, यानी कि 0 नहीं होगा और हर में 1 भी नहीं होगा, ना तो 0 ना तो 1। तो ये ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसके हर में कभी भी 1 नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग भिन्न की बात करें तो इसी में से देख लो, ये 2/3 आपका भिन्न हो जाएगा, 4/7 भिन्न हो जाएगा,
-1/3 भिन्न हो जाएगा, ये दोनों भिन्न नहीं होंगे क्योंकि इनके हर में 1 है। अच्छा, पूर्णांक की बात करें तो ऐसे इससे हम लोग इसके अनुसार लिख सकते हैं कि वैसी परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में हो और q यानी कि हर हमेशा 1 हो, हर में हमेशा 1 हो, तो क्या होंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। जैसे आपका 0, 1, 2, 3 ये सब अनंत तक चले जाओ, इधर भी -1, -2, -3 ये सब भी क्या है आपके पूर्णांक है, क्योंकि सबके हर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है यहाँ पर। समझ गया? तो पूर्णांक जो होते हैं ना, पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा है आपके पास शून्य पूर्णांक यानी कि 0 इंटीजर, शून्य पूर्णांक यानी कि 0 इंटीजर, शून्य पूर्णांक। और फिर हो जाएगा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जो माइनस वाले हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 ये सब, शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य को, और धनात्मक पूर्णांक में प्लस वाले जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी ये आगे तक चले जाएंगे अनंत तक। ठीक है, चलिए धनात्मक पूर्णांक को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, इसे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, होल यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको, प्राकृत संख्या, यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर भी नहीं कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये 1 से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ रही है। अब देखिए जो परिमेय प्राकृत संख्या होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जी? तो एक होता है सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। और दूसरा होता है विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। तो सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य है वो ऐसी प्राकृत संख्या को 2, 4, 6, 8 ये सब। विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है वैसी प्राकृत संख्या को, जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम संख्या होती है। अच्छा, एक और चीज हम लोग यहाँ कर सकते थे ऊपर कि अगर ये शून्य और ये प्राकृत संख्या, शून्य पूर्णांक और प्राकृत संख्या यानी कि धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक एक साथ मिला देंगे तो पूर्ण संख्या ना बन जाएगा, पूर्ण संख्या, यहाँ से भी ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी कि आप चाहो तो इसे आप लिख सकते हो होल नंबर में हम लोग यही नहीं जानते हैं कि 0 से शुरू कर जाओ गिनती की ओर बढ़ेगी, यानी कि इसको और इसको मिला देंगे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अच्छा, प्राकृत संख्या का हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या भाग देखे थे, तो प्राकृत संख्या के ये 2 भाग हो जाएंगे। जैसे प्राकृत संख्या के 2 भाग सम और विषम हुए ना, उसी तरह से हम लोग चाहे तो प्राकृत संख्या के 2 और भाग यहाँ पे कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी? तो अभाज्य संख्याएं जिसे रूढ़ भी संख्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं। ठीक है, या फिर प्राइम नंबर्स। ठीक है, और दूसरा होता है भाज्य यानी कि यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, यौगिक संख्याएं। ठीक है, तो यौगिक संख्याओं के बारे में भी हम लोग जानते हैं, कंपोजिट नंबर जिन्हें कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो अभाज्य संख्या है तो वैसी प्राकृत संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं विभाज्य हो। ठीक है, तो इसमें एक को शामिल नहीं किया जाता, मैंने बता रखा था। तो प्राकृत संख्या में कौन कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी हो जाएंगे। और यौगिक संख्या में वैसी प्राकृत संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर एक और अपने आप के साथ साथ किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। ठीक है, वैसी प्राकृत संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी क्या कहलाएंगी, यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। समझ गए?
तो मैंने ये भी बताया था साथ साथ में, याद होना चाहिए आपको, कि जो संख्याएं होती हैं उनके लिए कुछ संकेत भी होते हैं। जैसे वास्तविक संख्या के लिए कैपिटल आर बताया था, काल्पनिक संख्या को छोड़ दो, इमेजिनरी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं अभी। परिमेय संख्या क्यू से, अपरिमेय संख्या को आर माइनस क्यू से संकेत किया जाता है। उसी तरह से मैंने भिन्न के लिए आपको फ्रैक्शन एफ बताया था, पूर्णांक के लिए मैंने इंटीजर आई या फिर कैपिटल जेड बताया था। अब पूर्णांक में भी मैंने ऋणात्मक पूर्णांक के लिए जेड का पावर माइनस या इंटीजर का पावर माइनस कर देंगे। शून्य पूर्णांक के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर के बेस में 0। धनात्मक पूर्णांक के लिए आप इंटीजर का पावर में 0 भी दे सकते हैं, आप इंटीजर का पावर में 0, यही ठीक रहेगा। धनात्मक पूर्णांक के लिए जेड का पावर प्लस या फिर आई का पावर प्लस कर देंगे। अच्छा, मैंने बताया था ये भी कि जो आपकी यहाँ पे, सॉरी नीचे आगे बढ़ते हैं ना, प्राकृत संख्या है उसके लिए कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, और सम संख्या के लिए कैपिटल ई से, विषम संख्या के लिए ओ से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या के लिए डब्ल्यू से सूचित करते हैं, अभाज्य संख्या के लिए यहाँ पर, अभाज्य संख्या के लिए हम लोग पी से सूचित करते हैं, प्राइम नंबर, और यौगिक संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नेचुरल माइनस प्राइम नंबर कर देंगे। नेचुरल नंबर में से, प्राकृतिक संख्या में से हम लोग प्राइम यानी इसमें किसको घटा देंगे, अभाज्य संख्या को घटा देंगे। समझ गए ना? तो ये आपका यौगिक संख्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्योंकि सी हम लोग यूज करते हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या के लिए, तो उससे सी से सूचित नहीं करेंगे। समझ गए ना? तो अगर हम लोग इन सबको एक साथ देखा जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। क्या लिख सकते हैं जी? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रियल नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से लिख सकते हैं इंटीजर। फिर इंटीजर से ये आप क्या लिख रहे हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा। इंटीजर के बाद यहाँ पे देखिए क्या था जी, इंटीजर के बाद नीचे क्या था, इंटीजर के बाद आपका था यहाँ पर नेचुरल नंबर। पहले होल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, होल नंबर आ जाएगा ना उनका, होल नंबर, फिर होल नंबर से आ जाएगा नेचुरल नंबर। अब देखिए इसको समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं बीच में संकेत, इसको हम लोग पढ़ते हैं सबसेट, सबसेट पढ़ते हैं, या फिर प्रॉपर सबसेट भी पढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट भी कई बुकों में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें वाले सारे के सारे जितने भी संख्याएं होंगी वो सभी इसमें मिलेंगी, इसमें वाले सारी की सारी संख्याएं इसमें मिलेंगी, इसमें वाली सारी की सारी संख्याएं इसमें मिलेंगी, इसमें वाली सारी की संख्याएं इसमें मिलेंगी। जैसे कह दे कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल हाँ, प्राकृत संख्याएं सारी की सारी पूर्ण संख्या मिल जाएगा, पूर्ण संख्या सारी की सारी पूर्णांक में मिल जाएगा, सारी की सारी पूर्णांक परिमेय संख्या में, आप सारी परिमेय संख्या आपके वास्तविक संख्या में मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये आप याद रखोगे शॉर्ट में कि एन जो होता है सबसे छोटा है डब्ल्यू का, डब्ल्यू जेड का, और जेड क्यू का, और क्यू आर का। तो अगर मैं पूछ दूं कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती हैं, क्योंकि सारी वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो आपकी परिमेय संख्या तो होगी नहीं ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि इधर से ऐसे अगर जाएंगे तो सत्य है, इधर से उल्टाएंगे तो असत्य होगा। मैं कह दूंगा सभी परिमेय संख्याएं जो है क्या पूर्णांक है या पूर्णांक है, या फिर मैं कह दूं कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं क्या आपकी प्राकृत संख्या है, तो भी नहीं होगा। यानी कि इधर उल्टा आने पे ये गलत हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो सत्य होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि एन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड, जेड इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, ऐसे आप कह सकते हैं। तो देखा आज की क्लास में किस तरह से संख्याओं को एक दूसरे से रिलेट करके समझ लिया। तो फिलहाल आज की क्लास में इन्हीं संख्याओं को समझ लिए बहुत काफी है। इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। ये मुझे बताना बहुत ही जरूरी था ताकि आप संख्याओं के बीच में आपसी उनके संबंधों को अच्छे से समझ सके। वैसे तो सम संख्या और विषम संख्या भी आपके प्राकृत संख्याओं के ही दो रूप आ जाएंगे। फिर आप देखे ना, अभी आप देखे थे। फिर इसके बाद इसी में असहभाज्य संख्या बच गई। तो वो सब संख्याएं नहीं जो मैंने यहाँ एक दूसरे से रिलेट किए, जितना रिलेट हो सकता था मैंने सभी को एक दूसरे से रिलेट कर दिया। एक दो संख्याएं बच गई तो उसको इसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक्चुअली में प्राकृतिक संख्या से ना बटी हुई है, इसलिए ऐसे अलग अलग भाग में नहीं कर पा रहे हम लोग।